नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मांग के विभिन्न प्रकारों को। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मांग को समझते हैं या नहीं। जी हाँ, अगर मैं अभी परिभाषा पूछूंगी तो मेरे अधिकांश बच्चे ये कह देंगे कि एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा ही मांग होती है। चलिए, माना, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि मांग के नियम का आधार क्या है या मांग किस पर आधारित होती है, तो शायद आप 1-2 मिनट के लिए रुकें। जी हाँ, और फिर जो आप मुझे उत्तर देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कीमत कहेंगे। आज उसी में करेक्शन करती हूँ मैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मांग के नियम का आधार क्या है, तो आप सबसे पहले उसे बताइए कि मांग के नियम का आधार है उपयोगिता। अगर वस्तु में उपयोगिता ही नहीं होगी तो भले हम उसकी इच्छा कैसे कर पाएंगे। जैसे अगर ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, गरम लावा, क्या हमारे लिए उपयोगी है? नहीं ना। तो क्या आज तक किसी इंसान ने उस लावे की मांग की है? नहीं ना बच्चों। और वही लावा जब ठंडा होकर ग्रेनाइट पत्थर बन जाता है तो हम सड़कों को बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए उसकी मांग करते हैं। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता सब बाद में आता है। सबसे पहले जो चीज आती है मांग के साथ, वो है उपयोगिता। अगर वस्तु उपयोगी नहीं होगी तो आपको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होगी, और साधन और खर्च करने की तत्परता तो बहुत बाद की बात है। तो आप याद रखेंगे, मांग के नियम का आधार होता है उपयोगिता। अब कोई आपसे पूछे कि मांग का नियम प्रभावित किससे होता है या मांग प्रभावित किससे होती है, तो बच्चों आंख मूंद कर जवाब दे दीजिएगा कि मांग प्रभावित होती है कीमत से। जी हाँ, सबसे ज़्यादा अगर मांग को प्रभावित करता है कोई, या मांग पर सबसे अधिक किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो वो है कीमत का। इसीलिए तो देखिए, मांग के नियम में आपने पढ़ा होगा कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग अधिक की जाती है, और जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो मांग कम की जाती है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है। मांग के नियम का आधार है उपयोगिता, और मांग प्रभावित होती है कीमत से। जी हाँ बच्चों, जब आप इतना समझ गए हैं, तब मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगी मांग के विभिन्न प्रकारों को। मांग के विभिन्न प्रकार में कई अर्थशास्त्रियों का नाम आने वाला है। आपको वो नाम बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बोर्ड परीक्षाओं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए कि मांग के विभिन्न प्रकार बताइए। ये भी हो सकता है कि उन अर्थशास्त्रियों के नाम के साथ आपसे पूछा जाए कि उनके प्रभाव को बताइए। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने मांग के विभिन्न प्रकारों को 4 कैटेगरी में, 4 वर्गों में विभाजित किया है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कीमत मांग है, दूसरी आय मांग है, और तीसरी तिरछी, या जिसको हम कहते हैं क्रॉस डिमांड, वो है, और चौथे अन्य प्रकारों में मैंने समेटने की कोशिश की है 3 मांगों को: ज्वाइंट डिमांड, डेराइव्ड डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। जी हाँ, अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कीमत मांग की। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आय मांग को यहाँ पर 2 भागों में बांटा है।
श्रेष्ठ या जिसे हम सामान्य वस्तु कहते हैं, और दूसरी घटिया या जिसे हम निम्न वस्तु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको निम्न वस्तु और निकृष्ट वस्तु का अंतर भी समझाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि मांग वक्र इस तरह की वस्तुओं में कैसा बनता है और क्यों बनता है। इसलिए बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कीमत मांग को। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कीमत मांग का संबंध वस्तु की उन मात्राओं से होता है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती हैं, लेकिन अन्य बातें समान रहने पर। अब आपके दिमाग में आया होगा, मैडम ये अन्य बातें सामान्य रहना क्या है? ये कुछ नहीं है बच्चों, ये सिर्फ मांग की मान्यताएं हैं जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। मांग की मान्यताओं को ही हम अन्य बातें समान रहने या उन परिस्थितियों के रूप में बताते हैं जो अगर ना हो तो ये नियम पूर्ण रूप से लागू ही नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति भी सही होनी चाहिए। इस तरह कई यहाँ पे मान्यताएं हैं, आप उसे ध्यान से समझ लीजिए। ये सभी कंडीशंस होंगी तभी ये मांग जो है वो लागू होगी और तभी हम कीमत मांग की व्याख्या कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों, जब कभी भी आप मांग के प्रकारों को लिखें तो सबसे पहली लाइन में ये आना चाहिए, अन्य बातें सामान्य रहने पर वह कीमत मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती हैं। बस आपको यही याद रखना है, एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, वस्तु की एक निश्चित कीमत होनी चाहिए और उसी तरह उसकी मांगी जाने वाली मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने चित्र से आपको बताने का प्रयास किया है कि कीमत और वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है या विपरीत संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि मांग और वस्तु की कीमत की दिशा क्या होती है, तब आपको एक शब्द में उत्तर देना है, दिशा विपरीत होती है। और जब आपसे पूछा जाए कि मांग और कीमत में संबंध कैसा होता है, तब आपको बताना है ऋणात्मक संबंध होता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दिशा कैसी होगी? विपरीत, और संबंध कैसा होगा? ऋणात्मक। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जब तक वस्तु की कीमत OP के बराबर थी तब तक उसकी मात्रा OQ मांगी जा रही थी, लेकिन जब वस्तु की कीमत घटकर OP1 हो गई तो वस्तु की मात्रा भी बढ़कर OQ1 हो गई। तो हम इस चित्र से इस बात को समझ रहे हैं कि कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ गई है। अब इस चित्र में जो A और B बिंदु हैं, वास्तव में ये किसको दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं होने वाले परिवर्तन को, कि B बिंदु तक में वस्तु की मात्रा OQ1 है और OP कीमत पर वस्तु की मात्रा OQ है। तो ये जो अनुपात है ना कीमत का और वस्तु की मात्रा का, ये दोनों बिंदु इसी को दर्शाते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको चित्र देखकर बताना पड़े कि इसमें AB बिंदु किसे दर्शाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है AB बिंदु कीमत और मांग के अनुपात को दर्शाते हैं। और आपने देखा कि वक्र का ढाल भी ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आय मांग, इनकम डिमांड। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आय मांग का अर्थ वास्तव में क्या होगा?
जो आय से प्रभावित हो। वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो अन्य बातें समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समय अवधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों से खरीदने की क्षमता रखता है। मैंने पहले भी आपको बताया है बच्चों, जब भी अर्थशास्त्र में आय स्तर की बात हो तो आपको उपभोक्ता की क्रय शक्ति को समझना है। तो आय के विभिन्न स्तर का मतलब उपभोक्ता की विभिन्न क्रय शक्ति क्षमता है, और इसी विभिन्न क्रय शक्ति क्षमता को बताने का काम किसी ने किया था, तो वो थे जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजेल। जी हाँ, जर्मनी के वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्होंने पहली बार मांग पर व्यक्ति के आय के प्रभाव को पूरी दुनिया को बताया कि आय बढ़ने पर व्यक्ति किस तरह से अपने मांग वक्र में परिवर्तन करता है या अपने मांग की दिशा बदलता है और आय के कम होने पर कैसे करता है। इसीलिए बच्चों, इसे कभी कभी आय मांग ना पूछकर पूछा जाता है, एंजेल वक्र से क्या समझते हो या एंजेल प्रभाव से क्या समझते हो। और आपको उस वक्त याद रखना है कि आय मांग को ही आपको डिटेल करके बताना है। अब उन्होंने इसे कई कैटेगरी में बांटकर बच्चों बताने की कोशिश की है, और वो कई कैटेगरी में वस्तुओं को उन्होंने बांटा है। उनमें से वस्तुएं हैं, एक तो सामान्य वस्तु, जैसे आपकी कॉपी, पेन, बुक, कपड़े, ये सामान्य वस्तु में उन्होंने रखा है। दूसरी जो वस्तु रखी है उन्होंने, वो है अनिवार्य वस्तु, जैसे भोजन की सभी सामग्री, वो अनिवार्य है। एक बार आप बुक कॉपी के बिना रह सकते हैं, जो सामान्य वस्तु है, लेकिन अनिवार्य वस्तु के बिना नहीं रह सकते। और तीसरी जो उन्होंने कैटेगरी बांटी है वो है निम्न स्तरीय वस्तु, जो सामान्य वस्तु से निकृष्ट होती है। तो मैं आपको इन तीनों प्रभावों को या इन तीनों वस्तुओं में उन्होंने मांग वक्र को कैसे बताया है, इसे बताने का प्रयास करूंगी। आप चित्र में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सामान्य, आरामदायक या जिसे विलासिता की वस्तुएं भी कहा जाता है, उसके मांग वक्र को दर्शाया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि OY जब आय स्तर है तो व्यक्ति OX के बराबर मांग कर रहा है, लेकिन जब उसका आय स्तर बढ़कर OY1 हो गया तो व्यक्ति मांग को भी बढ़ाकर OX1 कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो आरामदायक और विलासिता की वस्तुएं होती हैं उसका व्यक्ति की आय से सीधा संबंध होता है। इसीलिए यहाँ डिमांड कर्व या मांग वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सामान्य, आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं की मांग में और व्यक्ति की आय में सीधा संबंध होता है। अब मैंने बताने की कोशिश की है कि जो घटिया या निम्न स्तर की वस्तुएं होती हैं उनमें कैसा बनता है मांग वक्र। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये समझना जरूरी है कि घटिया या निम्न स्तर की वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो घटिया या जिसे हम निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं, वो सिर्फ उपभोक्ता की दृष्टि में होती हैं कि उपभोक्ता अगर किसी वस्तु को हीन दृष्टि से देखता है, अपने लायक नहीं समझता, तो वह वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि मोटा अनाज या वनस्पति घी या मोटा कपड़ा, जो हमारी दृष्टि से हमारे वैभव को नहीं बताता, बल्कि हमारी कमतर स्थिति या कम आय वाली स्थिति को बताता है, उसको उन्होंने निम्न स्तरीय वस्तु में रखा है। आपको इसी के साथ बच्चों एक इंटरेस्टिंग कहानी भी बताऊं और इसका एक इम्पॉर्टेंट भाग भी। इंग्लैंड के पास एक छोटा सा द्वीप है, आयरलैंड।
एक समय में 19वीं सदी में ऐसा हुआ कि आयरलैंड के लोग जो अपने खाने में आलू का उपयोग ज़्यादा करते थे, वो आलू को बहुत ही निम्न स्तरीय वस्तु की दृष्टि से देखते थे। और जब उनकी आय बढ़ जाती थी तो वह मांस या दूसरी चीज़ों का उपयोग करने लग जाते थे और आलू का उपयोग छोड़ देते थे। लेकिन जब आलू की कीमतें अगर अचानक से बाजार में बढ़ जाती थी तो वो आलू खरीदने लग जाते थे, और ऐसे आलू उनकी नज़र में बहुत ही बुरी चीज़ थी। अमीर लोग आलू नहीं खाते थे। अमीरी की पहचान थी कि वहाँ के लोग आलू नहीं खाएंगे, और गरीबी की पहचान थी कि वहाँ के लोग आलू खाएंगे। इसी बात को जिसने मार्क किया वो थे वहीं के एक इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जिनको हम गिफिन के नाम से जानते हैं। उन्होंने लोगों की इस उपभोग प्रवृत्ति को बहुत बारीकी से देखा और अर्थशास्त्र का एक नया सिद्धांत, एक नया नियम दे दिया बच्चों, जिसे हम गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। जहाँ पर गिफिन ये बताते हैं कि जो एकदम ही निकृष्ट वस्तुएं होती हैं उन पर आय प्रभाव तो ऋणात्मक होता है, लेकिन कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। अगर किसी कारणवश उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति उसका अधिक उपयोग करने लगता है, और अगर कीमत कम हो जाए तो वह उसे पूर्णतः छोड़ देता है। और ऐसा सिर्फ आयरलैंड की ही बात नहीं थी बच्चों, आसपास के सभी देश या हर देश में एक ना एक वस्तु ऐसी होती है। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि हमारे देश में गुड़ और खांड का उपयोग किया जाता है, तो गुड़ तो उपयोग कर लेते हैं सभी, गरीब वर्ग भी गुड़ का उपयोग कर लेता है, लेकिन जो खांड है, जो गुड़ का ही लिक्विड फॉर्म है, उसका उपयोग गरीब भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके उपयोग करने से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। लेकिन अगर अचानक से मार्केट में उस खांड की मांग बढ़ जाए, चाहे जिस भी कारण से कीमत, माफ़ कीजिएगा, मांग नहीं, कीमत बढ़ जाए, तो लोग उसे अपनी प्रेस्टीज इशू बनाकर, अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उसका भी उपयोग करने लगेंगे। यही है गिफिन का विरोधाभास। यहाँ मैंने आपको लिख कर भी बताया है और साथ में बताया है उस कर्व को कि आप ध्यान दीजिए, घटिया जो वस्तुएं होती हैं, आय बढ़ने के बाद उसके उपभोग को कम कर दिया जाता है। जैसे जब तक उस व्यक्ति की आय OY थी तब तक वो निम्न स्तरीय OX1 वस्तु का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जब आय बढ़कर OY1 हो गई तो उन्होंने उसका उपयोग घटाकर OX कर दिया। इस तरह यहाँ पर जो प्रभाव हुआ वह घटता हुआ ही हुआ, इसीलिए मांग वक्र यहाँ पर भी ऋणात्मक और ऊपर से नीचे गिरता हुआ बना। लेकिन याद रखिएगा, अगर यहीं पर गिफिन वस्तुएं होती तो कीमत प्रभाव उनके लिए धनात्मक होता। गिफिन के विरोधाभास को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और कहानी याद रखिएगा आयरलैंड के आलू की। जी, अब मैंने आगे आपको खाद्य या अनिवार्य वस्तुओं की मांग वक्र को बताया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, वक्र का आकार बिल्कुल भी अलग है और मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति की आय OY थी तब वस्तु की मांग आप कह सकते हैं कि YI के बराबर थी। जब व्यक्ति की आय थोड़ी बढ़कर OY1 हो गई तब थोड़ी सी, आप रेखा को आगे की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं ना, तो मांग भी बढ़कर Y1 से I1 तक पहुंच गई। उसके बाद जब व्यक्ति की आय और अधिक बढ़ गई तो और अधिक मांग नहीं बढ़ी। I2 की तुलना आप I1 से कीजिए, वो कम है,
तो यही आपको समझना है बच्चों कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग कुछ सीमा तक तो आय के बढ़ने पर बढ़ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी छोटे से परिवार में अगर एक महीने में 40 किलो चावल लगता है और उस परिवार की आय 10,000 है, तो हो सकता है कि परिवार की आय 20,000 होने पर वे 50 किलो चावल अपने घर में रखने लगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब 60,000 हो तो वो 1 क्विंटल रखने लगे। भाई जितना खाते हैं लोग उतना ही तो रखेंगे ना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग कुछ हद तक तो बढ़ती है आय के बढ़ने पर, लेकिन वो हमेशा नहीं बढ़ती, एक निश्चित समय के बाद नहीं बढ़ती, क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं उतनी ही चाहिए होती हैं जितनी आय के बढ़ने से पहले थी या वो आय के बढ़ने के बाद। बहुत थोड़ी सी मात्रा स्टोर करके लोग ज़रूर रखते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा को नहीं रखते। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप आय के मांग को अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार मैं क्विक रिवीजन दे दूं कि आय मांग कहते किसे हैं। आय मांग का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातें समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समय अवधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है। ठीक, इसमें हमने पढ़ा कि इस आय मांग वक्र को एंजिल, जर्मन अर्थशास्त्री एंजिल ने दिया था, इसीलिए हम आय मांग को एंजिल कर्व के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इस मांग को वस्तु की प्रकृति के आधार पर बताया, पहले तो श्रेष्ठ और सामान्य वस्तुओं के लिए, फिर बताया घटिया वस्तुओं के लिए, और साथ में उन्होंने यह भी बताया है कि अनिवार्य वस्तुओं के लिए मांग कैसी होती है। लेकिन उनके घटिया वस्तुओं के कॉन्सेप्ट में सुधार करने का काम किया था इंग्लैंड के अर्थशास्त्री गिफिन ने, और उन्होंने लोगों को अच्छी तरह समझाया कि निम्न स्तरीय वस्तुएं और बिल्कुल निकृष्ट वस्तुओं में अंतर होता है, और इसी को गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है कि भले ही निम्न स्तरीय वस्तुओं में आय मांग ऋणात्मक हो जाए, लेकिन कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। तो याद रखिएगा, गिफिन का विरोधाभास एक लाइन में, कीमत प्रभाव धनात्मक और आय प्रभाव ऋणात्मक। जी, अब हम आगे बात करते हैं आय की तिरछी या आड़ी मांग की, जिसको हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। जी हाँ, इसे क्रॉस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके एक कोने पर एक वस्तु होती है और दूसरे कोने पर दूसरी वस्तु होती है। एक कोने का अर्थ, जैसे वस्तुओं के अलग अलग प्रकार होते हैं ना बच्चों, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, स्थानापन्न वस्तु कौन सी? जो एक के बदले दूसरी का आप उपयोग करते हैं, जैसे चाय के बदले कॉफी, पेन के बदले पेंसिल, तो आप इन्हें स्थानापन्न वस्तु मान सकते हैं। तो इन वस्तुओं में अगर एक की कीमत बढ़े या घटे तो उसकी मांग से ज़्यादा दूसरे की मांग पर असर पड़ जाता है। तो इसीलिए हम इसे तिरछा रिलेशन कहते हैं, और इसीलिए इस मांग को तिरछी मांग या क्रॉस डिमांड कहा जाता है। इसमें हम दोनों वस्तुओं के, स्थानापन्न वस्तु और पूरक, दोनों ही वस्तुओं के अंतर्गत मांग वक्र को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्थानापन्न वस्तु की मांग को। स्थानापन्न वस्तुओं की जो मांग होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि स्थानापन्न वस्तु की मांग का कीमत से सीधा संबंध होता है। इसे समझिए उदाहरण से, जैसे अगर कॉफ़ी महंगी हो जाए तो कॉफ़ी पीने वाले भी चाय पीने लगेंगे। तो महंगा या वस्तु की कीमत किसकी बढ़ी? कॉफ़ी की कीमत बढ़ी, और मांग किसकी बढ़ी? चाय की। तो हुआ ना, कॉफ़ी की कीमत और चाय की मांग में सीधा संबंध। इसीलिए यहाँ पर डिमांड कर्व ऊपर की तरफ उठता हुआ होता है कि यहाँ पर जैसे ही एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वैसे ही दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यहाँ पर मैंने इसे बताने की कोशिश की है कि जब तक
एक वस्तु की कीमत OPY थी, तब तक उसकी डिमांड या मांग OX1 थी। लेकिन जैसे ही उसकी कीमत बढ़कर PY1 हो गई, वैसे ही उस दूसरी X वस्तु की, Y वस्तु की नहीं, X वस्तु की मांग बढ़कर X2 हो गई। इसीलिए मैंने Y और X को अलग अलग करके आपको बताने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं पूरक वस्तुओं की मांग को। पहले मैं आपको याद दिला दूं पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो बच्चों, पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे जूता मोजा, स्कूटर पेट्रोल, आपकी पेन और उसकी स्याही। तो अब हम पूरक वस्तुओं के डिमांड कर्व को देखते हैं। यहाँ पर कोई सीधा संबंध नहीं होता। अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा या मांग अमूमन कम हो जाती है। जी हाँ बच्चों, जैसे अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो गाड़ियों की मांग कम हो जाएगी और इसीलिए यहाँ पर मांग वक्र ऋणात्मक होता है। आपको याद रखना है, जब भी संबंध विपरीत होगा मांग वक्र ऋणात्मक होगा और जब भी संबंध धनात्मक होगा, एक ही दिशा में होगा, तो मांग वक्र भी धनात्मक हो जाएगा। अब चित्र से जैसा कि स्पष्ट है कि अगर एक वस्तु की कीमत OP1 से बढ़कर OP2 हो गई तो तुरंत ही उस वस्तु की जो मांग थी वो X1 से घटकर X2 हो गई। आप चित्र में इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब मांग के अन्य प्रकारों की ओर चलते हैं बच्चों, जो है संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। क्या होता है यह संयुक्त मांग? चलिए इसे समझते हैं। जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य एक ही हो, एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है तो हम उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे अक्सर जब हम बैट खरीदने के लिए जाते हैं तो साथ में एक बॉल ले लेते हैं, वैसे ही जैसे हम स्कूटर अगर खरीदने गए हैं तो साथ में थोड़ा पेट्रोल तो उसमें डालेंगे ही। जी, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त मांग। उसी के साथ बच्चों अगला जो मांग है वो है व्युत्पन्न या डेराइव्ड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एक मांग के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं, जब एक मांग दूसरी मांग को उत्पन्न कर दे। जैसे आप अगर किसी जैसे कपड़े की अगर फैक्ट्री है लगाई गई है तो अमूमन उसके लिए रंग की मांग हो जाएगी, उसके लिए बिनौले चाहिए होंगे, उसके लिए मशीनें चाहिए होंगी। तो फैक्ट्री लगी कपड़े की, लेकिन उसके साथ कई चीज़ों की मांग बढ़ गई, तो इसे हम व्युत्पन्न मांग कहेंगे। इसके अलावा बच्चों सामूहिक मांग होती है, जब चीज़ एक ही हो, ध्यान दीजिएगा, जब चीज़ एक ही हो लेकिन हर कोई अलग अलग तरीके से उसकी मांग करे अपने अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो हम उसे कहते हैं सामूहिक मांग। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं लकड़ी का। अगर गांव का कोई व्यक्ति है तो वो लकड़ी की मांग करेगा भोजन बनाने के लिए। अगर कोई फैक्ट्री का मालिक है तो हो सकता है लकड़ी की मांग करे फर्नीचर बनाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत बनाना चाहता है तो वो इसके लिए लकड़ी की मांग करेगा। लकड़ी एक ही है लेकिन सभी अलग अलग उद्देश्यों से उसकी मांग कर रहे हैं, अलग अलग उपयोग करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं सामूहिक मांग। जी हाँ बच्चों, यहाँ मैंने कोशिश की कि आपको परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ सारी चीज़ों को और मांग के प्रकारों को बता पाऊँ। याद रखिएगा, बोर्ड का यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें एंजिल कर्व, गिफिन का विरोधाभास, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और तिरछे मांग को आपको चित्र के साथ स्पष्ट करना है। इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन आपको याद रखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।